मैं चित्रा। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि मैंने सुना कि मेरी सास गर्भवती हैं। मेरे पति रंजन ने ही मुझे यह खबर दी। जब उन्होंने यह कहा तो मैं उनके चेहरे पर गुस्सा और नफ़रत साफ साफ दिख रही थी। मुझे यह बताकर वह बिस्तर पर बैठ गए। उनका गोरा चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। लेकिन उसका स्तब्ध चेहरा देखकर मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं चुपचाप बिस्तर के किनारे खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वही गुस्सा फिर से गूंज उठा। क्या उन्हें शर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं बची इस उम्र में? छी छी, मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊं? शर्म से मेरा पूरा शरीर कंप रहा है। रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेंगे और मेरे अपने दोस्तों और सहकर्मी भी क्या सोचेंगे? समाज में जो हमारी इज्जत है, एक पल में ही नहीं, मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि सास का गर्भवती होना समाज में हमारी इज्जत क्यों ख़त्म कर देगी। मेरा पति अभी 24 साल का है। उसके बाद मेरी एक ननद है, उसका नाम मैत्री है। वह 21 की है। सुना है मेरी सास की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनका पहला बच्चा रंजन है। ऐसे भी सास की उम्र ज़्यादा नहीं है और दिखने में भी सुंदर है। गोरा रंग, कद भी ठीक ठाक और गोल सा चेहरा, इसलिए भी वह उम्र के हिसाब से छोटी दिखती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पति किस बात को लेकर इतने नाराज़ हैं। मैं वास्तव में इस समय अपनी सास के साथ रहना चाहती हूँ। उन्हें अभी क्या खाने को जी चाह रहा है पूछना चाहती हूँ। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, सास ने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार दिया है। वह मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती हैं। सच कहूँ, इस 1 महीने में मुझे अपनी सास से बहुत प्यार हो गया है। मुझे रंजन की बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। आज शाम को मेरे ससुर ने हम सभी को ड्राइंग रूम में बुलाया है। रंजन, मैत्री और मुझे शायद सास की बात बताना चाहते हैं। ससुर जी जब भी रंजन को फ़ोन करके बुलाते थे तो वो कहीं भी हो, जल्दबाजी में ससुर के सामने आ जाता था। दरअसल इस घर में सभी अपने पिता से थोड़ा डरते हैं। पिता थोड़े डांट डपट कर बोलते हैं, लेकिन अंदर से बेहद नरम हैं। वे पास के एक स्कूल के अध्यापक थे, भारी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इस 1 महीने में मेरी उनसे ज़्यादा बातें तो नहीं हुई। हालांकि सुबह की चाय और दोपहर का नाश्ता मेरे बिना उनको भाता नहीं। उनसे मुझे हमेशा बेटी कहकर उन्होंने बुलाया है। दूसरे दिन इतने समय तक रंजन घर लौट आया करते हैं, लेकिन आज शाम ढलने के बावजूद घर नहीं लौटा। मैं खुद को दोषी महसूस कर रही थी। पिता माँ बात करने के लिए बैठे हों, लेकिन उनका बेटा का अता पता नहीं। रंजन रात करीब 8 बजे घर लौटा। कमरे में घुसने के बाद वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था, वरना बाकी के दिनों में तो ऐसा होता था कि मैं, सासू माँ और मैत्री साथ में मिलकर अलग अलग तरह के नाश्ता बनाते थे। रंजन के ऑफिस से लौटने के बाद हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगते थे, लेकिन आज सब कुछ बेकाबू होता नजर आ रहा है। मैत्री ने दोपहर को खाना खाने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया और अभी तक नहीं खोला। मैं कह नहीं सकती कि भाई बहनों के साथ ऐसा क्या हुआ। आधे घंटे बाद रंजन फ्रेश होकर बाहर आया और उसने कहा, क्या हुआ, कुछ बोलोगी क्या? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मैंने धीरे से कहा, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? मेरी बात सुनकर रंजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तमतमाते हुए कहा, मुझे उनकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है और मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी के रूप में इस घर में आई हो। मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत अधिक दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड इट। मैं चकित होकर खड़ी रह गई। मैं रंजन की बीवी हूँ, इसीलिए सास ससुर की तरफ से नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं इस घर में नई हूँ और रंजन से थोड़ा डरती भी हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ गई। रंजन वापस आ गया है? मेरे ससुर ने हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर पूछा। रंजन कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने मोबाइल के फेसबुक में व्यस्त है। मैं उसके व्यवहार से हैरान थी। उसे जवाब नहीं देते देख मैंने कहा, हाँ पिताजी, वह वापस आ गए हैं, आप अंदर आइए। नहीं, रंजन ने मुझे घूर कर देखा। पापा ने कहा, बेटी मैं अभी नहीं आऊँगा, तुम लोग ड्राइंग रूम में आ जाओ। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। मैं रंजन की ओर देखी। वह गुस्साए हुए चेहरा लिए कुछ बुदबुदाते हुए उठ बैठा।
पिताजी बड़े सोफे पर बैठे हैं, माँ उनके बगल में बैठी हैं। रंजन सामने वाले सोफे पर सिर झुकाए बैठा था और मैं उसके बगल में खड़ी थी। मैत्री को कई बार बुलाई लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। सिर्फ इतना ही कहा, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला रहने दो भाभी। फिर मैं क्या करती, ननद के बिना ही वापस आ गई। सासू माँ को देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक दिन में ही सुंदर चेहरा काला पड़ गया था। आँखों के नीचे गहरी काली स्याही, सूजी हुई आँखें, लगती हैं बहुत रोई हैं। सासू माँ आज पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं कई बार उनके कमरे के आसपास से जानबूझकर गुजरी, मगर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिली। दोपहर को पिताजी खाना लेकर उनके कमरे में दे आए थे। एक दिन में ही सासू माँ ने अपनी क्या हालत बना ली। उनको देखकर मुझे रोना आ गया। तभी रंजन ने कठोर स्वर में कहा, क्या क्या कहने को बुलाए थे, जल्दी कह दीजिए। उनके बेटे ने कभी अपने पिताजी से इस तरह की बात नहीं की थी। फिर भी खुद को संभालते हुए पिताजी ने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन नहीं आई? मैंने तो सबको बुलाया था। अपने गुस्से को काबू करके रंजन ने कहा, कोई नहीं आना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती ले आऊं? चित्रा तो गई थी बुलाने, वो ना आए तो हम क्या करें? सासू माँ ने निरीह नज़र से अपने बेटे की तरफ देखा। पिताजी ने बिना किसी ढोंग के कहा, तुम लोगों ने सब कुछ तो सुना ही है। रंजन गुस्से से लाल होते हुए कहा, हाँ सुना है। अब तुम लोग इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ? आपने कहने लायक कुछ छोड़ा है क्या? हम लोगों के सामने किस मुँह से जाएंगे? आप लोगों ने हम लोगों की इमेज ही खराब कर दी है। मैं अपने सास ससुर को देखती रही, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन को आश्चर्यजनक होकर पिताजी देख रहे हैं। पिताजी ने कहा, क्या हमारे कारण तुम लोगों की छवि बर्बाद हो गई है? रंजन ने अपना गला ऊपर उठाया और कहा, और नहीं तो क्या, मैं काम करता हूँ, वहाँ मेरे सहकर्मी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैत्री की कॉलेज के दोस्त हैं। वे क्या कहेंगे जब वे सुनेंगे कि हमारे माता पिता इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं? सोचकर ही शर्म से सर झुका जा रहा है। सासू माँ अब और नहीं सह सकीं और वो रोने लगीं। मैंने सासू माँ को कस के गले लगा लिया। रंजन कहते रहे, आपने एक बार भी हमारी मर्यादा के बारे में नहीं सोचा और फिर सब लोगों को बुलाकर सभा कर रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं। पिताजी सिर झुकाए बैठे हैं। मैं दोनों लोगों को देखकर बहुत कष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अब तुम लोग हमें क्या करने के लिए कह रहे हो? रंजन, मैं आप लोगों से कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं अब आप लोगों के भले बुरे में नहीं हूँ। आप अपने तरीके से रहिए, मैं अपने तरीके से रहूँगा। मैत्री को क्या करना है यह उस पर निर्भर करता है। पिताजी ने रंजन के कॉलर को जोर से पकड़ा। उनकी आंखों में पानी आ गया और सासू माँ की आंखों से तो आंसुओं की धारा बह रही थी। पिताजी ने कहा, इसका मतलब है कि तुम इस घर की रसोई का बंटवारा करना चाहते हो? ससुर की बातें सुनकर मैं डर से कांपने लगी। सासू माँ भी डरी सहमी अपने पति की ओर देखने लगी। रंजन ने सोफे से उठते हुए कहा, मुझे इन लड़कियों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि यह घर आपका है, इसलिए मैं आपको इस घर में से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं आपके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। इस बार सासू माँ जोर जोर से रो पड़ी। यह देख पिता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, गांव में भी तो हमारा एक छोटा सा घर है, हालांकि वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं वहीं तुम्हारी माँ के साथ रह लूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रंजन ने कहा। वहाँ जाकर और जग हंसाई मत कराइए हमारी। यह कहकर रंजन अपने कमरे में चला गया। इस हालत में मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं बस अपनी सासू माँ को कसकर गले लगाए हुई थी। हम दोनों भी कर क्या सकते थे आंसू बहाने के अलावा। इसके बाद से कुछ दिन बीत गए। घर में अब पहले जैसी जान नहीं रही। रंजन, मैत्री, मम्मी पापा से कोई बात नहीं करता। वे भी अपने आप में समाये हुए रहते। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो कमरे से बाहर नहीं निकलते। कभी कभी ससुर जी सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाते चेकअप के लिए। अगर किसी दिन किसी वजह से रंजन या मैत्री से उनका आमना सामना हो जाता तो वो अपने माँ बाप को गुस्से और नफरत से देखता, लेकिन मैं सासू माँ की सेवा करने की पूरी कोशिश करती। मैं उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, उनके बालों में तेल लगा देती, लेकिन सासू माँ में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। हमेशा अजीब ख्यालों में खोई रहती। मैं और ससुर जी उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश करते, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं होते। रंजन को यह पसंद नहीं है कि मैं सासू माँ के लिए कुछ करूं, इसलिए रंजन का घर में रहने पर मैं सासू माँ के पास चाहकर भी नहीं जा सकती। इसी तरह हमारे दिन गुजरने लगे,
लेकिन सासू माँ की जिस दिन भी रात 7 महीने गर्भ पूरे हुए, उस दिन अचानक सासू माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। पैर में पानी जमा होने से पैर सूज गए थे। मुंह में भी कुछ नहीं खा पा रही थी। कुछ खाने से ही उल्टी हो जाती थी। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी। ससुर को अपनी पत्नी की बहुत चिंता है। वह बिना थके पत्नी की सेवा करते हैं। पिताजी उनके पैर दबाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते और जब वह उल्टी करती तो सब कुछ पिताजी ही साफ करते। मैं इसे आश्चर्य से देखती रहती। मुझे लगता कि सच में अगर कोई अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसके लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ना तो रंजन का दिल पसीजता नजर आया और ना ही मैत्री का। सास ससुर को इस हालत में देखकर मैं खुद को दोषी महसूस करती। इसी बीच एक दिन मेरी अपनी माँ ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ चली आओ। मैंने कहा, माँ तुम यह क्या कह रही हो? मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर घर कैसे आ सकती हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चित्रा? तुम्हारी बूढ़ी सास को बच्चा होगा और तुम उनकी सेवा करोगी, फिर तुम उस सास के बच्चे को भी पालोगी। तुम्हारा अपना परिवार भी तो है, उसका कुछ सोची हो? माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरे सास ससुर पति ननद ये सब ही तो मेरा परिवार हैं। तुमने मुझे हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ? हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं सासू माँ की मदद करूँगी और उनके बच्चे की परवरिश भी करूँगी। मुझे आशा है कि आप समझ गई होंगी। मैंने माँ को कुछ कहने का मौका दिए बिना फ़ोन रख दिया। आस पड़ोस में सास ससुर को लेकर हंसी मजाक का शोर मेरे कानों में आता रहता है। एक दिन बगल की चाची ने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है बहू, सुना है तुम्हारी सास के पाँव भारी हैं? मैं अपने क्रोध पर काबू रखते हुए बोली, हाँ सही सुना है आपने चाची, इस उम्र में यह कैसी बात हो गई? मैंने उनकी ओर देखते और मुस्कुराते हुए कहा, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है चाची। इस मामले में मेरी सास तो सौभाग्यवती हुई, इसीलिए तो ऐसी बात हो गई। चाची ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है सास ने बहू को अच्छे से ब्रेन वॉश कर लिया है। अगर आपको लगता है कि सास के लिए 2 शब्द कहना ब्रेन वॉश है तो ठीक है, अब मैं आती हूँ चाची। यह कहकर मैं चली गई। हंसी का एक रोल पीछे छूट गया। चाची ने पास खड़ी और एक जन से कहा, ये दिन भी देखने थे। जवाब में किसी ने कुछ और ताने मारे जो मुझे सुनाई नहीं दिए, लेकिन मेरे कान गुस्से से गर्म हो गए। इसी तरह हमारा दिन बीतता रहा। एक दिन अचानक शाम को मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। रंजन अभी तक ऑफिस से घर नहीं लौटा था। मैत्री कुछ समय पहले ही कॉलेज से घर आई और अपने लिए चाय बनाई और कमरे में चली गई। घर में सास ससुर हैं। सासू माँ की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। अस्थमा की तकलीफ़ इन दिनों ज़्यादा होती है। चेहरे में उस सुंदरता का कुछ भी नहीं बचा है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना उनकी पसंद का ही खाना बनाऊँ, लेकिन उनको खाने में कोई रुचि नहीं है। वह अक्सर बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देखती रहती हैं। पिताजी सासू माँ का हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। मैं उन्हें देखती हूँ और आहें भरती रहती हूँ। सोचती हूँ कभी कभी शरीर के रोग को दूर किया जा सकता है, लेकिन मन के रोग को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि इतनी बरसात में गर्मा गर्म पूड़ी और छोले सबको अच्छे लगेंगे। दरअसल वजह यह है कि सासू माँ को छोले के साथ पूड़ी बहुत पसंद है। रंजन को भी बहुत पसंद है। आज मैंने सोच लिया कि पिताजी, माँ, रंजन और मैत्री को एक साथ खाने की मेज पर बैठाऊंगी। आज रंजन और मैत्री की कोई बात नहीं सुनूंगी। आज थोड़ी सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। रसोई करते समय मैं यही सोच रही थी। इसी बीच पिताजी किचन के सामने आकर खड़े हो गए और कहा, बेटी हमारे कमरे में थोड़ा आना, लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं पापा? माँ को अब क्या हुआ? पिताजी डरे सहमे बोले, मैं नहीं जानता बेटी, मुझे लगता है कि उसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने जल्दी से अपने हाथ धोए और पिताजी के पीछे पीछे उनके कमरे की ओर चल दी। मैंने जो देखा उसे देखने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने देखा सासू माँ बिस्तर पर लेटी कराह रही हैं और ज़ोर ज़ोर से गुरु मंत्र का पाठ कर रही हैं। उनका गोरा चेहरा लाल और पसीने से भीगा हुआ था। मेरे हाथ पैर डर से कांप रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। मैं खुद इस मामले में पूरी तरह अनुभवी नहीं हूँ।
मैं अपने ससुर की ओर देखती हूँ। उन्होंने दौड़कर माँ का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊँगा। सब्र रखो और भगवान को याद करो। उन्हें कुछ बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सासू माँ ने काँपती आवाज़ में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे बच्चे की देखभाल करना। रंजन के पिताजी माँ की बात सुनकर रोने लगे। मैं सासू माँ के पास दौड़कर जाकर उनके सिरहाने बैठ गई और मैंने कहा, ऐसी बातें मत कीजिए माँ, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें कहकर हमें हतोत्साहित न करें। मैं अभी आपके बेटे को फ़ोन कर रही हूँ, वह ऑफिस से गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। सासू माँ को पापा के पास छोड़कर मैंने रंजन को फ़ोन लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं, रंजन ने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं बार बार प्रयास करती रही। फ़ोन बजकर कट जा रहा है। इतनी गुस्सा आ रही है कि फ़ोन को पटक कर तोड़ देना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं मैत्री का दरवाज़ा खटखटाया। मैत्री, जल्दी आओ, देखो माँ कैसे तड़प रही है। मैत्री दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है। मुझे विचलित देख कर वह डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं इतनी ज़ोर से रो पड़ी कि मेरे शब्द अस्पष्ट हो गए। बस इतना कह पाई कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने तुम्हारे भाई को फ़ोन किया पर वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। यह सुनते ही मैत्री माँ के कमरे की ओर दौड़ी और मैं पीछे पीछे। मैंने जाकर देखा, माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिताजी उनके पैरों के तलवों पर तेल की मालिश कर रहे थे। जब पिताजी ने हमें देखा तो वह खड़े हो गए और बोले, रंजन ने क्या कहा बेटी, क्या वह आ रहा है? मैंने कहा, नहीं पिताजी, वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कई बार कोशिश की। पिताजी ने बिना कुछ कहे कुर्ते पर चादर लपेटे मेरे कमरे से निकल गए। मैंने पीछे से पुकारा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी ने कहा, देखते हैं कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं। ऑटो रिक्शा, तुम अपनी माँ के पास बैठो। लेकिन पिताजी, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, आप ऐसे में अभी बाहर जाएंगे? पिताजी ने अपनी भीगी हुई आंखें पोंछते हुए कहा, मेरे पास इसके अलावा करने के लिए और कुछ नहीं है। तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखना। यह कहकर वह बाहर चले गए। मैं फिर सासू माँ के पास आ गई। मैंने जाकर देखा, सासू माँ ज़ोर ज़ोर से काँप रही थीं और बगल में बैठी मैत्री रो रही थी। मैंने पहली बार मैत्री को अम्मा के लिए इस तरह रोते देखा है। वह एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। मैं उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ रखा। उसने तुरंत मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। किसी भी तरह से मैं गर्भ वाली बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज माँ की ये हालत देखकर मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है। ऐसा लगता है कि इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। क्या माँ हमें माफ़ कर देंगी? मुझे बताओ ना भाभी। माँ फिर से पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? मैं अपनी माँ को दोबारा चोट नहीं पहुँचाऊँगी, कभी नहीं। मैंने कहा, अब ये बातें करने का समय नहीं है। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि माँ को जल्द से स्वस्थ कर दें। सासू माँ की इस हालत में भी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती हैं। उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी माँ हाथ उठाकर मैत्री को पास बुलाया। मैत्री ने एक बच्ची की तरह अपनी माँ की छाती पर अपना सिर रखकर रोने लगी। सासू माँ इस दर्द में भी मैत्री का सिर थपथपाया। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बालकनी की ओर भागी और सड़क पर देखती रही। मैं यह देखने की कोशिश करती हूँ कि पिताजी आ रहे हैं या नहीं, लेकिन बारिश की रफ्तार इतनी तेज़ है कि ना वे वाहन दिख रहे हैं ना लोग दिख रहे हैं। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। मैं रंजन को फिर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा दिमाग अब यह प्रेशर नहीं ले पा रहा था। सासू माँ का गोरा चेहरा दर्द से नीला पड़ गया। एक बार वहाँ जाकर माँ को देखती हूँ, कभी बालकनी में आकर पिताजी का रास्ता देखती हूँ। मैत्री ने माँ के पैरों पर सरसों के तेल से मालिश करना शुरू कर दी। अचानक मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ को फ़ोन करना चाहिए। असल में मुझे बहुत पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करने की ज़रूरत थी। हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे भाई के पास अपनी कार है। धिक्कार है, मुझे ये इतने लंबे समय तक याद क्यों नहीं आया। सच कहते हैं, अत्यधिक चिंता की अवधि के दौरान दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। 2 बार रिंग बजने के बाद मेरी माँ ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, भाई कहाँ हैं? माँ घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ चित्रा, तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? माँ, मुझे अभी ज़्यादा बात करने की फुर्सत नहीं है। सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है। रंजन भी घर पर नहीं लौटे, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। ससुर जी इस बारिश में ऑटो खोजने निकले हैं।
तुम भाई को यहाँ भेज दो तुरंत अपने कार के साथ। सास को बहुत जल्दी अस्पताल भर्ती कराने की ज़रूरत है। बात सुनकर माँ भी बेचैन हो गई। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारा भाई आज सुबह से ही अपनी कार लिए शहर से बाहर गया है। जो उम्मीद बंधी थी वह भी खत्म हो गई। मैं अपनी माँ से और कुछ नहीं सुन सकी। मेरी माँ हेलो हेलो कह रही थी, लेकिन मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था। मैं फिर सास के पास दौड़ी। सासू माँ एकदम सुस्त पड़ी हैं। मैत्री डरा हुआ चेहरा लिए बैठी है। उसने मुझे देखा और कहा, भाभी, माँ इतनी सुस्त क्यों हैं? अब हम क्या करें? मैंने मैत्री को शांत होने को कहा। माँ के सिर को थपथपाया। 10 मिनट बाद पिताजी लौट आए। पूरी तरह से भीगे हैं। देखकर लगा जैसे कुर्ता और चादर को गीला कर बदन पर लपेटा गया है। पिताजी आते ही कहा, बेटी, अब एक पल भी हम और देर नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऑटो लेकर आया हूँ। यह सड़क पर खड़ा है। तुम लोगों को अपनी माँ को धीरे धीरे सड़क तक ले जाना होगा। क्या रंजन वापस आया? मैंने अपना सिर नीचे किया और कहा, नहीं पिताजी, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। पिताजी ने और कुछ नहीं कहा। उसने सासू माँ को खुद ही उठा लिया और कहा, तुम लोग आना चाहो तो आओ, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। मैत्री कहने लगी कि वह भी माँ के साथ जाएगी। अपनी माँ को इस तरह भेजकर घर पर अकेले रहकर परेशान नहीं रहेगी। मैंने आह भरते हुए उसकी तरफ देखा। मन ही मन में सोचा, आखिरकार मैत्री समझी। काश कुछ दिन पहले समझी होती। पता नहीं रंजन कब समझ पाएगा या नहीं। हमने जो कपड़े पहने थे उसी में निकल गए। जाने से पहले मैंने रंजन के फ़ोन पर संदेश भेजा, हम माँ को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ आ सकते हैं। पापा ऑटो में ड्राइवर के पास बैठे हैं। माँ के साथ मैं और मैत्री पीछे हैं। मैंने सास का सिर अपने सीने से लगा रखा है। मैत्री माँ के पैर दबाने लगी। पिताजी बार बार पीछे मुड़कर माँ को देख रहे हैं। मैंने सास का हाथ कसकर पकड़ रखा है ताकि वो हिम्मत ना हारें। आज रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है? बारिश की गति और तेज हो गई। मैं सिर्फ भगवान को याद कर रही हूँ, हे भगवान, हमें जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचा दो। करीब 25 मिनट के बाद हम अस्पताल पहुँचे। तब मेरी सास की हालत बहुत ख़राब थी। वह बोलने या चलने में असमर्थ थीं और एकदम सुस्त थीं। उन्हें तुरंत ही आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया और हम विजिटर कंपाउंड में बैठ गए। मैत्री रो रही है। पिताजी आकर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। उसने अपने पिता को गले लगाया। रोते स्वर में बहुत कुछ बोलती रही जो समझ में नहीं आया। पिता ने बेटी को स्नेह से बाहों में पकड़ रखा है। मैंने ससुर का हाथ पकड़ा और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया। आशंका थी कि अत्यधिक चिंता के कारण इनको कुछ हो न जाए। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर आए और मरीज के बारे में बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी करना होगा। नॉर्मल डिलीवरी तो संभव ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सिजेरियन की व्यवस्था करनी होगी। ऑलरेडी बहुत खून बह चुका है। अगर तुरंत फैसला नहीं हुआ तो जान को खतरा भी हो सकता है। पिताजी यह सुनकर कुर्सी पर बैठे कि बैठे ही रह गए, एकदम खामोश। शायद वह इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले गए। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, आप टूटेंगे नहीं। डॉक्टरों को अपना काम करने दें। भगवान हैं, माँ ठीक हो जाएगी। पिताजी चुपचाप आंसू बहाए और फिर उठ खड़े हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे करिए। बस एक बात, मेरी पत्नी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मैं समझ गई थी कि पिताजी ने क्या संकेत दिया है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। मरीज का बच्चा प्री मैच्योर है। उसकी डिलीवरी की तारीख अभी नहीं आई है। क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और हम कोशिश में कोई कमी नहीं करेंगे। पापा सब कुछ चुपचाप सुनते रहे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। मैं और मेरे ससुर काउंटर पर गए और सारी औपचारिकताएं पूरी की। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैं समझदारी के साथ लाई थी। वो पैसे भी अब काम आ गए। ससुर जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज हो गया है बेटी कि मैं इसे कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, फिर आप मुझे बेटी क्यों कहते हैं? क्या एक बेटी मदद नहीं कर सकती? मुझे बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, हमेशा आप दोनों के हाथ हमारे सिर पर रखिएगा। हमें कभी गलत मत समझिएगा। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस मेरी तरफ देखा और आंसू के 2 बूंद उनकी आंखों से गिर गए। सासू माँ को ऑपरेशन रूम में ले गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं और मैत्री इंतज़ार में बैठे हैं। मैत्री अनवरत रो रही है। दिलासा देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकती।
पिताजी बैठे भी नहीं रहे, गलियारे के इस छोर से उस छोर तक सिर्फ आना जाना कर रहे हैं। मैंने फिर से कोशिश की रंजन से फ़ोन पर बात करने की, लेकिन उसका फ़ोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने बस एक आह भरी। फिर करीब 45 मिनट बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। पिताजी पागलों की तरह डॉक्टर के पास दौड़े और मैं और मैत्री भी उनके पीछे पीछे चल दिए और डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा, लेकिन पिताजी ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर मेरी पत्नी कैसी है? और पूछा। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। उन्हें चुप देखा पिताजी और बेचैन हो गए और बोला, क्या बात है डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलिए, डॉक्टर ने धीरे से कहा। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खून बह रहा है। हमने खून का इंतजाम किया है, लेकिन उनका शरीर इतना कमज़ोर है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सर्वाइवल चांस 50-50 है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। पिताजी कुछ नहीं कहा। वह कांपते पैरों के साथ एक कुर्सी पर आकर बैठ गए और मैं और मैत्री ने जाकर पापा को दोनों हाथों से पकड़ा। अब हमारे पास भगवान को बुलाने के सिवा और कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी देर हम ऐसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद नवजात के रोने की आवाज़ सुनकर मैं और मैत्री उठ खड़े हुए। नर्स एक छोटे बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। मैत्री के पास सासू माँ की एक दुपट्टा थी, लेकिन यह देखकर कि वह आगे नहीं जा रही है, मैं उसके हाथों से दुपट्टा लेकर भागी। बच्चा रो रहा है। मैंने अपनी सास के दुपट्टे से उसे लपेटा और उसे अपनी गोद में ले लिया। अजीब बात है, माँ के कपड़े की महक से लगता है बच्चा पल भर में पहचान गया है और वह चुप हो गया। छोटी नन्ही हाथों से दुपट्टे पकड़कर उसने पलकें झपकाईं और मेरी तरफ देखा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। मैत्री भी तब तक मेरे पास आ चुकी थी। मैंने कहा, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? मैत्री ने धीरे से कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। मैं पिताजी के पास गई। वे अभी भी बैठे हुए अंतरिक्ष में देख रहे थे। पिताजी, मैंने पुकारा और पिताजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने दुपट्टे में लपेटे हुए बच्चे को उनकी तरफ बढ़ाया। पिताजी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर वह खड़े हुए और उसे गोद में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसे रोता देख मैं और मैत्री भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बच्चों को भी लगने लगा था कि वह पूर्ण निर्भरता की शरण में आ गया है। बच्चा चैन की नींद सो गया। पिताजी ने उन्हें गोद में लेकर आसमान की ओर देखा। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर आए और बताया कि सासू माँ को केबिन में दे दिया गया है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक है। सलाइन चल रहा है, पर वह आप लोगों से मिलना चाहती हैं। मैंने रंजन को फ़ोन किया। अब रंजन ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि वह अभी अभी ऑफिस से लौटा है। उसे ज़रूरी काम से ऑफिस से बाहर जाना पड़ा था और उसका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया और बारिश की वजह से घर लौटने में देर हो गई। घर आते ही उसने फ़ोन चार्ज किया और मेरा टेक्स्ट देखा। मुझसे पूछा कि माँ की तबीयत अब कैसी है, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। मैंने कहा, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। रंजन ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं केबिन में जाकर माँ को देखकर हैरान रह गई। हालांकि उनका चेहरा काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा था, फिर भी उनके लुक में कुछ ऐसा था जो मोहित कर गया। बहुत दिनों बाद सासू माँ के चेहरे में ये खूबसूरती देखी। ना जाने क्यों मेरा सीना एक अनजाने डर से काँप उठा। सासू माँ बोल नहीं पा रही थीं। ऊपर से हाथ में सलाइन की सुई लगी है, फिर भी वह इशारों से अपने नवजात बच्चे को पास बुलाईं। मैं बच्चे को लेकर आगे गई। उनने बड़ी करुणा से बच्चे के सिर को थपथपाया, फिर उसके माथे पर हल्का सा किस करके मेरे हाथ को पकड़ी। फिर उनसे धीरे से कहा, सावन की तेज़ बारिश की धारा में की रात में मैंने पुत्र को जन्म हुआ है, उसका नाम सावन ही रखना। मैं चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सहमति दी। फिर उससे कहा, बहुत हल्की धीमी से कहा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसे देखना, लापरवाही मत करना, फिर मुझे वहाँ जाकर भी चैन नहीं मिलेगा। मेरी छाती काँप उठी। सासू माँ कहाँ जाने की कह रही हैं? हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? मुझे कुछ कहने का मौका दिए बिना उन्होंने मैत्री को पास बुलाया। मैत्री पास आई और रो पड़ी। माँ ने उसका सिर थपथपाया और कहा, बेवकूफ़ लड़की, रो मत, अपनी माँ को माफ़ कर देना। तुम लोगों ने मेरी वजह से अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन ये मासूम बच्चा तुम्हारा अपना है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कभी उसकी उपेक्षा मत करना। मैत्री ने मुझसे रोते हुए कहा, भाभी, माँ यह क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ कहाँ जाएंगी? भूलो ना भाभी। और वह चिल्लाने लगी। मैंने कांपते हाथों से मैत्री को गले से लगा लिया। पिताजी बहुत देर से दरवाजे के पास सिर नीचे किए खड़े रहे। सास ने धीरे धीरे से जो हमें कहा, पिताजी ने कुछ नहीं सुना।
सासू माँ ने कहा, रंजन नहीं आया। मैंने सिर झुकाकर कहा, वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सासू माँ मुस्कुराईं। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे पिता से कुछ कहना है, तुम उन्हें बुला दो। तुम लोग बाहर जाओ, बच्चे को मेरे पास रहने दो। मैत्री अपनी माँ के पास से हटना नहीं चाहती थी। मैं उसे बलपूर्वक बाहर ले आई। हम नहीं जानते कि माँ ने पिताजी से क्या बातें कर रहे हैं। 5 मिनट ही हुए होंगे, पिताजी पागलों की तरह केबिन से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। हमने उन्हें पीछे से पुकारा, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं सुना। 1 मिनट बाद वह डॉक्टर के साथ लेकर लौटे। हम भी उनके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने सासू माँ को चेक किया और कहा, माँ अब इस क्रूर दुनिया में नहीं है। रात 12:50 पर सासू माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। क्या अजीब है ना, जब कोई हमें बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि उनका प्यार नगण्य है, इसलिए उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वह शख्स चला जाता है तो हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद मैत्री उस प्यार को समझ गई है, लेकिन उसने बहुत देर कर दी। अंत में सासू माँ की मौत जरूर हो गई। वो मौत से हार गईं, लेकिन उनके प्यार की जीत हो गई। पर यह देखने के लिए वह इस दुनिया में फिर कभी नहीं आएंगी। हम तीनों पत्थर की मूर्त बने खड़े हैं, पिताजी, मैं और मैत्री। नन्हा सावन अभी भी अपनी माँ की गोद में पूरी तरह आराम से लिपटकर सोया हुआ है। उस बच्चे का छोटा सा दिमाग अभी यह नहीं समझ पाया है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वह दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण जगह पर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। यह सब घटित होते हुए देखकर मुझे एक कल्पना सी लगती है। ऐसा लगता है कि अभी जल्दी ही यह निराशा टूट जाएगी और सासू माँ अपने नन्हे बच्चे को गोद में लेकर खुशी से मुस्कुराते हुए देखेंगी। मैत्री ने मुझे गले से लगा लिया और सहर उठी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वह किसी को माँ नहीं कह पाएगी कभी। वह रोना भूल गई। वह एक जोड़ी लाल चौड़ी आँखों से अपनी माँ का सिर्फ देखे जा रही है। सासू माँ का चेहरा देखकर मेरा दिल मरोड़ उठा। उनके चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी मुस्कान है। कितना सुंदर चेहरा है। मैंने अपने ससुर की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं अब ससुर के उस दर्द भरी आंखों को नहीं देख सकती। मुझ में वह साहस नहीं है। मैंने उन्हें कांपते हुए अपनी पत्नी के पास बैठे देखा। मैंने सावन को अपनी गोद में ले लिया। मैत्री को बाहों में लाते हुए मैंने धीरे से केबिन के रूम से बाहर आ गई। माँ की गोद से निकलते ही बच्चा कांप उठा और रोने लगा। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पिताजी माँ का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठे हैं। करुणा की गर्माहट से माँ का हाथ अभी भी गर्म लगता है। मैंने बाहर आते ही देखा कि रंजन आ गया है। वह हमें देखते ही दौड़कर पास आया। मैत्री अभी भी इस घटनाक्रम से उबर नहीं पाई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। रंजन ने मेरी गोद में बच्चा देखा और बच्चे की ओर देखा, लेकिन उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए कहा, माँ कहाँ है चित्रा, अब कैसी है? मैंने खामोशी से ज़मीन की तरफ देखती रही। मैं अपने आंसू नहीं रोक सकती थी, इसीलिए मैंने अपने होठों को दांत तले दबाए आंसू बहाते हुए नीचे की ओर देखती रही। रंजन को मुझसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मैत्री की तरफ देखा। मैत्री की रक्त रंजित चेहरा देखकर रंजन डर गया और ज़ोर से चिल्लाया, क्या कोई मुझे बताएगा कि माँ अब कैसी है? क्या हुआ माँ को? अरे कुछ तो बोलो। रंजन की आवाज़ में रोने की आवाज़ आई। मैत्री से अब और नहीं रहा जाता और वह अपने भाई के सीने से लिपटकर चीखने लगी। अपने आंसुओं के कारण वह कुछ बोल नहीं पाई। रंजन को कुछ समझ में नहीं आया। अधीर रंजन अचानक शांत हो गया। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। मैत्री लगातार चीख चीख कर रो कर कहने लगी, भैया हमारा सर्वनाश हो गया है, सब कुछ खो गया, माँ और नहीं रही भैया। हम सबको छोड़कर माँ बहुत दूर चली गई। मुझे नहीं पता कि मैत्री की आवाज़ में क्या था। 9 महीने से परिचित रंजन अब मुझे अजनबी सा लगने लगा। जिसे मैंने इन महीनों में कभी रोते नहीं देखा, वह छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगा। वह केबिन रूम की ओर दौड़ता है। मैं भी उसके पीछे पीछे जाती हूँ। मैंने जाकर देखा कि पिताजी अभी भी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि किसी भी पत्थर की आंखों में पानी आ जाए। रंजन माँ के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और माँ की दोनों पैरों को अपने हाथों में पकड़कर चूमने लगा। वह चीख चीख कर बोलने लगा, माँ, ओ माँ, मुझे माफ़ मत करना माँ, मैं तेरा पापी बेटा हूँ माँ, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा, तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ माँ। रंजन की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी।
मैं उसे देखती रही और रोती रही, लेकिन पिताजी रंजन की ओर नहीं देखे। वह सिर्फ अपनी पत्नी का हाथ पकड़े बैठे रहे। वह एक नज़र अपनी प्रेयसी पर आखिरी नज़र डालने चाहते हैं। वह अपनी पत्नी के चेहरे की मुस्कुराहट से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। तभी मैत्री आई और पीछे से अपने भाई को गले लगा लिया। नन्हा बच्चा अचानक जाग उठा। वह शायद समझ सकता है कि उसे अब अपनी माँ की गंध नहीं मिल रही है। वह बच्चा कभी नहीं समझेगा कि उसकी नींद के दौरान क्या हुआ। बच्चा भी तेज आवाज़ में रोने लगा। तीनों भाई बहनों की चीख पुकार से अस्पताल का माहौल भारी हो गया। केवल पिताजी की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। वह पत्थर की तरह एक जगह बैठे खामोशी से देखते रहे। मैत्री अपने पिता से लिपट जाती है, लेकिन पिताजी उससे कुछ नहीं कहते। माँ हमें छोड़कर चली गई। देखते देखते 15 दिन बीत गए। इन 15 दिनों तक पिताजी ने हम में से किसी से बात नहीं की। अधिकतर समय पूजा पाठ में बैठे रहते थे या कभी बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देखते रहते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ दिन पहले यहाँ अपनी प्रेयसी का हाथ थाम कर बैठते थे, अब अकेले बैठे हैं। कभी कभी जब आधी रात को उठती हूँ तो पिताजी के कमरे की बत्ती जलती हुई देखती हूँ। खिड़की से झाँक कर देखती हूँ कि पिताजी खिड़की से आसमान को देखते हुए रो रहे हैं। इस घर में पहले जैसा जीवन नहीं है। माँ की सारी इस्तेमाल की हुई चीज़ें सामने पड़ी हैं, लेकिन जिसकी वह हैं वह आदमी ही नहीं है। ये 15 दिन सावन हमेशा मेरे साथ ही है। मैत्री तब गोद में ले लेती है जब मैं खाना बनाती हूँ। रात में भी सावन मेरे पास ही रहता है। यूँ तो रंजन को अपनी माँ की मौत का बेहद दुख है, लेकिन इतने दिनों में उसने एक बार भी सावन की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। सावन रात में मेरे साथ ही सोता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं रात को सावन को लेकर कमरे में दाखिल होते ही रंजन अपने तकिया लेकर गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। मैं इस बात से बहुत हैरान होती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि रात में सावन ज़्यादा परेशान करता है, वह चुपचाप ही सोता है। रंजन अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है? 15 दिन बीत गए हैं। माँ की सारी क्रियाकर्म हो जाने के बाद भी रंजन का यह व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने फैसला किया कि रंजन से इस बारे में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। सासू माँ की क्रियाकर्म में मेरा पूरा परिवार आया था। मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत शांत थी और कुछ नहीं बोली। मैंने उसे सावन को दिखाया, उसमें भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद सावन को अपनी गोद में सुलाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच मेरी माँ ने मुझे अलग बुलाया। मैंने कहा, क्या बात है माँ, तुमने सबके बीच में मुझे अलग से क्यों बुलाया? माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, अरे चित्रा, क्या तुम कभी समझदार नहीं बनोगी? मैं काफ़ी हैरान थी। क्यों माँ, क्या हुआ? माँ का गुस्सा और बढ़ गया। क्या तुम नहीं जानती कि क्या हुआ? तुम्हारा अपना परिवार नहीं है? क्यों नहीं है? बेशक है। तो कब तक तुम दूसरों के बच्चे की परवरिश करती रहोगी? मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ क्या कह रही है। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। माँ ने कहा, तुम्हारा अपना भविष्य है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा अपना बच्चा होगा और तुम हो कि सास के बच्चे को पालनहार बनी बैठी हो। मैंने जोर से कहा, माँ, यहाँ हर कोई मेरा परिवार है। सावन भी मेरे परिवार का हिस्सा है। तो फिर रंजन अलग क्यों सोता है? मैं हैरान थी। माँ को कैसे पता चला कि रंजन अलग सोता है? देखो चित्रा, मैंने रंजन से बात की है। वह खुद नहीं चाहता कि तुम इस बच्चे को पालो। मैं आश्चर्य की सीमा तक पहुँच गई थी। मुझे लगा कि रंजन अपनी माँ की मौत से थोड़ा सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, वह सुधरने वाला आदमी नहीं है। मेरी माँ को उसने सारी शिकायतें दर्ज करा दी। मैं इस नन्हे नवजात पर को किसके पास रखूं? माँ, क्यों? तुम्हारे ससुर हैं ना, ननद हैं, वे रखेंगे। सारी जिम्मेदारी क्या तुम्हारी है? ससुर की उम्र हो गई है, इसके अलावा वह एक आदमी हैं। वह इतना छोटा बच्चा कैसे संभाल सकते हैं? और मैत्री, वह अभी भी सावन को स्वीकार नहीं कर सकी। ऐसा नहीं है कि वह उसे कभी कभी नहीं पकड़ती, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उसे हमेशा संभालेगी। तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आती। यह सब तुम्हारे ससुर और ननद की चालाकी है। तुम भोली भाली हो, इसीलिए तुम्हारे कंधों पर सब कुछ डाल दिया। सौभाग्य से रंजन ने आज मुझे सब कुछ बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। मेरी माँ ने जो कहा उसे सुनकर मैं बहुत हैरान परेशान हुई। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, माँ, तुम शायद नहीं जानती, मरने से पहले सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सावन की देखभाल करने का अनुरोध किया है कि मैं उसे उपेक्षित नहीं करना। मैंने एक मृत्युशैया पर पड़ी औरत से वादा किया है। मैं उस वादे को ज़रूर निभाऊंगी। ठीक है, अगले 2-4 साल तक मेरे पास रहेगा, फिर जब यह थोड़ा बड़ा होगा तो अपने पिता के पास रहेगा, लेकिन अभी मैं इतने छोटे बच्चे को किसी और के पास नहीं रखूंगी।
तो तब तक क्या रंजन अलग रहेगा? मैंने तो उससे अलग रहने के लिए नहीं कहा माँ, मैंने धीरे से कहा। माँ गुस्से में उठी और बिना कुछ कहे चली गई। उस रात मेरा रंजन से काफ़ी झगड़ा हुआ। जैसे ही मैं सावन को लेकर कमरे में आई, रंजन ने कहा, मैं इस बच्चे को अपने कमरे में रहने नहीं दूंगा। फिर ठीक है, मैं भी इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। क्या सावन के आने से रंजन और चित्रा का रिश्ता टूट जाएगा? क्या रंजन कभी अपने माता पिता के रिश्ते को समझ पाएगा? रंजन क्या अपने माता पिता के रिश्ते की सच्चाई से अनजान था? और क्यों? आखिर रंजन के माता पिता की शादी नहीं हुई थी तो यह बच्चा किसका था? चित्रा के ससुर इस बच्चे को अपना नाम क्यों दे रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।